हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। देखो, अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है, तो इसीलिए हिंदी के कंटेंट को आप बहुत अच्छे से मात्र इस 20 से 25 मिनट के वीडियो के अंदर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। पद्य खंड के अंदर स्पर्श पद्य खंड के अंदर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई यह कविता गीत अगीत। गीत और अगीत का मतलब क्या है? गीत और अगीत का मतलब है कि गीत का मतलब हो गया मुखर होना, मतलब अपनी भावनाओं को खुले रूप से बता देना, और अगीत का मतलब है मौन, मतलब अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को दबा लेना या फिर अपनी भावनाओं को मुखर होकर नहीं बताना। तो यहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर ने 3 पदों के माध्यम से, देखिए चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले आपको रामधारी सिंह दिनकर का जन्म समय कब है और इनकी कौन कौन सी काव्य कृतियाँ हैं, जैसे ये 1952 में राज्यसभा के सदस्य भी रहे हुए हैं और इनको पद्म भूषण से भी सुशोभित किया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक इनकी साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था, और उनकी काव्य कृति उर्वशी के लिए, उर्वशी कौन, लक्ष्मण की पत्नी, उसके लिए उनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दिनकर जी की भाषा जो है वो बहुत ही ओजस्वी मतलब ओज गुण युक्त है, मीन्स हमारे अंतः को झकझोर देती है, मतलब सही बात हो जिनमें ऐसा ओज है उनकी भाषा में, और सरल है और प्रभावपूर्ण है, मतलब हर किसी सहृदय के दिल पर प्रभाव छोड़कर जाती है, ऐसी उनकी फीलिंग्स है इनकी काव्य रचनाओं में। तो रामधारी सिंह दिनकर का कवि परिचय भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद में कविता के भाव की ओर चलते हैं। कविता का नाम है हमारे गीत और अगीत। गीत का मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि मुखर होना, मुखर का मतलब होता है खुले रूप से अपनी बात को बता देना। अगीत का मतलब होता है मौन। मौन का मतलब हो गया कि अपनी बात को छिपा लेना, नहीं बता पाना, खुले रूप से नहीं बता पाना। तो इस प्रस्तुत पद्य खंड में रामधारी सिंह दिनकर ने गीत और अगीत के 3 उदाहरण बताए हैं। 3 पदों के अंदर 3 उदाहरण बताए हैं, जिसमें तीनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि मनुष्य अपनी भावनाओं को 2 रूपों में व्यक्त कर सकता है, एक तो मौन रहकर और एक मुखर होकर। एक तो अपने खुले रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर दिया, वो कहलाता है गीत, और एक अपनी भावनाओं को दबा लेना और मतलब शांत रहकर अपनी फीलिंग्स बता देना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मम्मी के कहे बिना ही उनकी बात को समझ जाते हैं कि मम्मी हमें पढ़ने की और इशारा कर रहा है, मतलब हमने उनके अगीत को भी सुन लिया। कभी कभी हमें पापा की टेंशन होती है, पापा के कोई टेंस्ड होते हैं, तो कोई काम उनका ख़राब हुआ हुआ तो उनके अगीत को भी हम कभी कभी समझ लेते हैं। तो भावनाओं को व्यक्त करने के 2 तरीके हो सकते हैं, गीत और अगीत। दोनों में से कौन सुंदर है? तो यहाँ पर कवि के अनुसार दोनों ही सुंदर है, दोनों की अपनी अपनी जगह है। तो यहाँ पर देखिए इस कविता के अंदर 3 पद्य खंड आया है। पहला ये वाला पद्य खंड है, इसमें नदी और गुलाब 2 की बात कही गई है। नदी को यहाँ पर गीत मतलब मुखर है उसके विचार, और गुलाब जो है वो यहाँ पर अगीत है, शांत है। दूसरा जो पद्य खंड है उसमें सूक और सुकी के बारे में बताया गया है। सूक मतलब तोता और सुकी मतलब मादा तोता, ठीक है। तोता और तोती नहीं होता, नर तोता और मादा तोता। तोता नित्य पुल्लिंग शब्द है, अब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम लिखेंगे मादा तोता। तो सूक और सुकी के बारे में बताया गया है। सूक के जो विचार है, भाव है, वो तो गीत है, वो तो मुखर है, जबकि सुकी के जो भाव है वो मौन है, वो क्या है, यहाँ पर अगीत है। तो फिर से कवि प्रश्न करता है कौन सुंदर है, गीत या अगीत। तीसरा जो पद्य खंड है, इसमें 2 नायक नायिकाओं का वर्णन किया गया है। नायक के जो विचार है, भाव है, वो तो गीत है, मुखर है, जबकि नायिका की जो भाव है, फीलिंग्स है, वो दबी हुई है,
वो क्या है यहाँ पर? अगीत है। तो इस प्रकार इन 3 पद्य खंडों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर ने मनुष्य के मनुष्य के फीलिंग्स को हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, गीत और अगीत के माध्यम से, इसके बारे में बताया है। और यहाँ पर कहीं कहीं प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। प्रकृति का मानवीकरण का माने क्या हुआ कि यहाँ पर प्रकृति को मानव के जैसे विचारों को व्यक्त करने वाला और विचारों को न व्यक्त करने वाला बताया गया है। प्रकृति भी तो हमें कई प्रकार के संदेश देती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़ आदि हमें सब क्या संदेश देते हैं? पहाड़ हमें कहता है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अडिग खड़ा रहना है। वो उसके मौन भाव हैं, वो उसके अगीत है, जिसको हम मनुष्य समझते हैं कभी कभी, है ना। तो यहाँ पर फीलिंग्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भावनाओं को प्रकट करने के 2 रूप हो सकते हैं, मुखर और मौन, और ये दोनों ही अपनी जगह सुंदर हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर श्रृंगार रस से भरी हुई इस कविता को करते हैं, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें जीवन में प्रेम और कोमलता को महत्व प्रतिपादित किया गया है। कविता का मूल भाव क्या है? प्रेम, सौंदर्य, रस, ये इसके मूल भाव है कि प्रेम को भी व्यक्त करने के मौन और मुखर 2 माध्यम हो सकते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं हम। हाँ, गीत अगीत कौन सुंदर है? सबसे पहले प्रश्न कर दिया कि गीत अगीत कौन सुंदर है। गीत का मतलब हो गया कि मुखर और मौन, विचारों को व्यक्त करना और विचारों को शांत रखना, इनमें से कौन सुंदर है? गाकर गीत विरही के तटिनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है, तत्पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि विधाता मुझको, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता, गा गा कर बह रही निर्जरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। देखिए कितनी अच्छे से इन्होंने अपनी कविता की रचना की है, जहाँ पर भाव जो है वो प्रेम और सौंदर्य का वो निकल कर आ रहा है। गाकर गीत विरही के तटिनी, तटिनी मतलब नदी, विरह मतलब कि किसी से बिछुड़ना। अब नदी किसी से बिछुड़ती है? पर्वत से, है ना। नदी किससे बिछड़ रही है? पर्वत से। नदी जहाँ से निकली है उस उद्गम स्थल से, वहाँ से बिछड़ कर वो आगे बहती जा रही है, कल कल करके स्वर निकालती हुई बहती जा रही है, वेगवती होकर बहती जाती है। वेगवती मतलब तेजी से बहती हुई। वेगवती, वेग का मतलब होता है फास्ट, है ना। वेग का मतलब ही फास्ट होता है, तेजी से बहती हुई। और गाकर गीत, वो गीत कैसे गा रही है? जब नदी बहती है तो दूर से ही सुनाई दे जाता है कि वहाँ कोई नदी बह रही है, क्योंकि नदी के बहने की कलकल की आवाज़ सुनाई देती है। तो नदी अपनी कलकल रूपी बहती हुई, तेज से बहती हुई, अपना दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती। और जैसे वो पर्वत से बिछड़ गई है और इस बिछड़ने वाले गीत को गाती हुई वो कलकल करके बह रही है, और अपनी जो विरह की जो व्यथा है, विरह का जो दुख है, वो नदी के उपलों यानी कि किनारों को, उपलों यानी कि किनारों को, नदी के तटों को, किनारों को वो कुछ कहती हुई जाती है। और तट पर एक गुलाब सोचता, और उस नदी को बहते हुए और अपने विरह के गीत गाते हुए, कलकल करे स्वर में बहते हुए, देखते हुए, गुलाब के मन में विचार आता है। गुलाब सोचता है। वहाँ पर एक पाटल, पाटल का मतलब भी क्या होता है? पाटल का मतलब होता है गुलाबी रंग, और पाटल जिसका रंग है ऐसा गुलाब। जो गुलाब है वो क्या है? सोचता है कि यदि विधाता मुझे स्वर देते, यदि विधाता मतलब ईश्वर मुझे स्वर देते नदी की तरह, तो मैं भी पतझड़ के सपनों को, मैं भी, पतझड़ जब होता है तब फूल नहीं खिलते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं,
तब जब वो इस तरीके का विरह यापन करता है, या उसका जो पतझड़ का दुख होता है कि मैं भी वो पतझड़ का दुख, मेरी अनुपस्थिति का जो दुख है इस संसार में, अगर मुझे भी विधाता स्वर देते तो मैं भी गीत सुनाता जग को, मैं भी इस संसार को अपने विरह के गीत सुनाता, या दुख के गीत सुना पाता, या अपनी फीलिंग सुना पाता, अगर विधाता मुझे भी इस तरह से बोलने के चांस देता। गा गा कर बह रही निर्जरी, निर्जरी मतलब नदी, निर्जरी मतलब नदी, गा गा कर बह रही निर्जरी, निर्जर का मतलब होता है झरना, और निर्जरी मतलब झरने से उत्पन्न हुई हुई या झरने के रूप में बहती हुई नदी। तो नदी जो है वो क्या कर रही है, गा गा कर बह रही है, गा गा कर बह रही है। पाटल मूक खड़ा तट पर है, और बेचारा पाटल मतलब गुलाब जो है वो मूक मतलब कि शांत चुपचाप किनारे पर खड़ा है, और नदी जो है वो गा गा कर स्वर करके बह रही है, और गुलाब जो है वो किनारे पर चुपचाप खड़ा है। गीत गीत कौन सुंदर है, इन दोनों में कौन सुंदर है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, श्रृंगार रस से भरी हुई है। इस कविता के माध्यम से, इस पद के माध्यम से, इस पद खंड के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह बताया है कि गीत और अगीत दोनों में से कौन सुंदर है। दोनों ही सुंदर है, दोनों की अपनी अपनी जगह है। नदी जो है वो पर्वत से बिछड़ने पर अपने विरह के गीत किनारों को गाती हुई कलकल करके बहती है, और नदी को कलकल करके बहता हुआ देखकर गुलाब है वो सोचता है कि यदि विधाता मुझे भी अगर स्वर देते इस तरीके से, तो मैं भी पतझड़ वाला जो दुख है वो पूरे जग को सुनाता, पूरे संसार को। अपने पतझड़ में जब मेरी अनुपस्थिति होती है तब मुझे कितना दुख होता है, वो दुख में सारे संसार को सुनाता। और इस प्रकार गा गा कर बह रही निर्जरी, ये नदी तो गा गा कर बह रही है, चल रही है, और पाटल मूक खड़ा तट पर है, और तट पर मतलब किनारे पर, मूक मतलब शांत खड़ा है कौन, गुलाब का फूल। गीत अगीत कौन सुंदर है, कवि पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है कि गीत और अगीत दोनों में से कौन सुंदर है। नदी का स्वर ज़्यादा सुंदर है या गुलाब का शांत रहना सुंदर है, तो दोनों ही मेरे बच्चों सुंदर है। यहाँ आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कितने अच्छी बात बताई हुई है सूख और सुकी के बारे में। बैठा सूख उस घनी डाली पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, सूखी बैठी अंडे है सेती। गाता सूख जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सूखी के गीत उमड़कर, रह जाती स्नेह मिशन कर। गूंज रहा सूख का स्वर वन में, फूला मग्न सूखी का पर है, गीत गीत कौन सुंदर है। अब यहाँ पर जैसे बताया गया है कि सूख जो है वो क्या है, तोता है, वो घनी डाली पर बैठा है, एक घनी डाल पर पेड़ पर बैठा है, जो खोते पर छाया देती। खोता मतलब कि होता है घोंसला, घोंसला, घोंसले के ऊपर एक घनी डाल है, वहाँ पर तो तोता बैठा है, ये देखो। और घनी डाल पर तो तोता बैठा है जो कि खोते को यानी कि घोंसले को छाया दे रही है वो डाल, वहाँ पर तो तोता बैठा है। और पंख फुला नीचे खोते में, और अपने पंख फैलाकर यहाँ पर सूखी बैठी है जो अपने अंडे को सेती है, अंडे को सेतती है, मतलब तोते के जो अंडे हैं उनको वो अपने पंख फैलाकर सेक रही है, उसे बचा रही है, उसको सेक रही है, ताकि उससे जो अंडे बच्चे हैं वो निकलकर सुरक्षित रूप से वो भी अपने पंख फैलाकर उड़ सके। तो यहाँ पर देखो प्रकृति के माध्यम से भी बताया गया है कि कैसे माता पिता अपने बच्चों को प्यार से पालते हैं। प्रकृति के अंदर जैसे तोता और मादा तोता भी अपने बच्चे को कितने स्नेह से पाल रहे हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने बच्चों को ऐसे ही पालते हैं। प्रेम स्नेह वात्सल्य के भाव से परिपूर्ण, वात्सल्य का मतलब
मतलब माता पिता का जो प्रेम होता है अपने बच्चों के लिए, वो जो प्रेम है वो वात्सल्य कहलाता है, वो वत्सलता कहलाता है एक। तो वो ही वात्सल्य भाव है सूकी के अंदर कि वो जो मादा तोता है वो अपनी वात्सल्य प्रेम से अपने अंडे को सेक रही है। गाता सूक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सूकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर। सूक जब तोता है वो किरण वसंती, वसंती किरण के जो कू कू करके तोता जब अपने मीठे स्वर में गाता है, तो उसके जो गायन है वो जो है वो पत्तों से छनकर, पत्तों से उसके स्वर छनकर सूकी के दिल में उतर रहे हैं। जो मादा तोता यहाँ बैठा है नीचे, उसके दिल में उतर रहे हैं। सूक जब किरण वसंती गाता है तो वो सीधा पत्तों से छनकर स्वर सूकी के दिल में उठते हैं, लेकिन उसके जो गीत है, सूकी के गीत है, वो उमड़कर भी स्नेह के अंदर सनकर दब जाते हैं, वात्सल्य प्रेम के अंदर दब जाते हैं कि वो वत्सलता के कारण अपने अंडे बच्चों को सेक रही है, इसलिए वो कुछ गाएगी नहीं, क्योंकि इससे वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, उससे उनको परेशानी हो सकती है। वो सूक की जो गीत है उनको सुनकर बहुत ही स्नेह से भरी हुई है और उस प्रेम को वो वत्सलता के रूप में मन ही मन गाकर अपने अंडों को सेक रही है। गूंज रहा सूक का स्वर वन में, सूक का, तोते का तो स्वर जो है वो पूरे वन में गूंज रहा है। फूला मग्न सूकी का पर है, और उससे सूकी का जो पर यानी कि जो पंख है वो क्या हो गए हैं, फूल गए। हम जैसे किसी की प्रशंसा से हम फूल जाते हैं ना, तो सूक जब गीत गाता है, तोता जब गीत गाता है, उससे मादा तोता है, उससे वो फूला नहीं समा रही है और अपने गीत को और अपने स्नेह को और अपने सूक के प्रति जो प्रेम है, सूकी का अपने सूक के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को वो अपने दिल में मौन रूप में बनाकर वत्सलता के कारण, वो वात्सल्य के कारण अपने बच्चों को दे रही है वो प्रेम। और इस प्रकार गीत और अगीत उनमें से कौन सुंदर है। सूक के तो जो विचार है, वो जो अभिव्यक्ति है, भावों की फीलिंग्स है, वो गीत बनकर पूरे वन में मुखर रही है और उन गीतों को सुनकर अपने मन को फूला करती हुई सूकी के जो मन में जो विचार है वो वात्सल्य में मन ही मन दबे हुए हैं, वो वत्सलता से और फूल रहे हैं, उसका अंग फूल रहा है, लेकिन उसके विचार क्या हो रखे हैं, मौन हो रखे हैं, अगीत हो रखे हैं। तो यहाँ पर सूक का तो विचार गीत है और सूकी जो है वो अगीत है। एक की फीलिंग्स मुखर है और इसकी मौन है, इसके अपने बच्चों के प्रति वात्सलता के कारण मौन है। आगे चलते हैं। दो प्रेमी है यहाँ, जब एक बड़े साज आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया के पीछे सुनकर सुनती है, हुई ना क्यों में कड़ी गीत की विधना यो मन में घुनती है। अब देखो चित्र के माध्यम से दिख रहा है कि यहाँ नायक खड़ा है, यहाँ नायिका है। नायक जो है, यह जो प्रेमी जो है, जब सांझ पड़ती है, शाम पड़ती है, शाम के समय आल्हा गाता है। आल्हा का मतलब हो गया ओजस्वी गुणों से युक्त, वीरता के गुणों से युक्त गीत। आल्हा मतलब गीत, कैसा गीत, लोकगीत। जब वो लोकगीत गाता है ना, अपने देश के लिए या उत्साह से भरा हुआ जब वो गीत गाता है, प्रेमी जब गीत गाता है, लोकगीत गाता है, वीरता के गुणों से भरा हुआ गीत गाता है, शाम पड़े। दो प्रेमी हैं यहाँ पर दो प्रेमी हैं, एक नायक है, एक नायिका है। उनमें से एक जब शाम पड़ता है तो आल्हा गीत गाता है। आल्हा एक लोकगीत है
बुंदेलखंड में गाया जाने वाला वीरता से गुणों से भरा हुआ। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। जब वो आल्हा का पहला स्वर गाता है, जैसे ही वो गीत शुरू करता है, उसकी जो प्रेमिका है, राधा रूपी प्रेमिका है, वो घर से बाहर उसके स्वर से खींची चली आ जाती है। चोरी चोरी नीम के पेड़ के पीछे खड़ी होकर उसके स्वरों को सुनती है, छाया में छिपकर सुनती है, और सुनते सुनते मग्न होती हुई उसके मन में विचार आता है जो कि मौन है, अगीत है। प्रेमी का तो स्वर गीत है, उसने अपनी फीलिंग्स को व्यक्त किया हुआ है, भावनाओं को व्यक्त किया है, वो गीत रूप से मुखर गा रहा है, और उसको सुनते हुए नायिका मौन खड़ी है और मन मन में अगीत बुन रही है। क्या बुन रही है? हुई क्यों ना में कड़ी गीत की विदना यों मन में गुनती है। हे विदना, विदना यानी विधाता ने मुझे उसकी गीत की कड़ी क्यों नहीं बनाया, उसके गीत की एक पंक्ति क्यों नहीं बना दिया। जो मेरा प्रेमी गा रहा है, उसके गीत की मुझे एक पंक्ति ही बना देते तो कम से कम मुझे उसके पास होने का, उसको छूने का एहसास तो हो पाता। तो इस प्रकार से ये मन में गुनती है, मन में ही अपनी फीलिंग्स को दबाए हुए है कि कहीं विधाता, विदना मतलब विधाता, मुझे अगर उस अपने प्रेमी के गीत का एक कड़ी ही बना देता, एक पंक्ति ही बना देता, तो मुझे उसके पास होने का सानिध्य तो मिल पाता। तो ये मन में ही गुनती है, ये बात मन में ही गुनती है। तो नायिका का जो गीत है वो अगीत है, उसकी जो फीलिंग है वो वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है। अंतर मतलब हृदय। हृदय प्रेमी जो गीत गाता है किसी वेग से, किसी प्रकार से तेज गति से जब वो गीत गा रहा है, ऊंची आवाज में जब वो गीत गा रहा है, तो प्रेमिका का हृदय इससे फूल रहा है। गीत अगीत कौन सुंदर है। अब कवि फिर से प्रश्न पूछ रहा है कि गीत और अगीत में से कौन सुंदर है। प्रेमी के द्वारा अपनी भावनाओं को खुले रूप में, वेग में, गीत के रूप में गा देना ज़्यादा सुंदर है, या फिर प्रेमिका का मन ही मन ये गूंथना कि कहीं मुझे विधाता अपने प्रेमी के गीतों का वो पंक्ति ही बना देता तो मुझे उसका सानिध्य मिल पाता, उसकी समीपता मिल पाती। तो उसकी जो मन में ही वो अपने गुनती है, तो उसका जो अगीत है वो सुंदर है या प्रेमी का गीत सुंदर है। तो कवि की दृष्टि से दोनों ही सुंदर है। तो पहले वाले पद के अंदर नदी और गुलाब, नदी कलकल बहती है, उसका तो स्वर गीत है, और गुलाब अपने मन में व्यथा रखता है कि पतझड़, अगर विधाता मुझे स्वर देते तो मैं पतझड़ की जैसे, पतझड़ के मौसम के अंदर मुझे जो दुख होता है वो भी मैं भी बता पाता लोगों को, इस संसार को। तो उसका जो मन के भाव है वो अगीत है। दोनों ही सुंदर कल्पना कवि ने की है। दूसरे पद में उन्होंने बताया है कि सूक और सुकी का जो प्रेम है, सूक अपने गीतों को मुखर रूप से गा रहा है, लेकिन सुकी जो है वो अपने अंडे बच्चों को सेक रही है, उनका पोषण कर रही है। तो सुकी का जो प्रेम सूक के लिए है वो वात्सल्य प्रेम में बदल गया है। तो दोनों ही गीत और अगीत सुंदर हैं। तीसरे पद में दो प्रेमी युगलों के बारे में बताया गया है कि एक प्रेमी तो गीत के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देता है, लेकिन दूसरी जो प्रेमिका है वो अपनी भावनाओं को मन में ही रख पाती है और विधाता से ये प्रार्थना कर रही है, सोच रही है कि विधाता ने अगर मुझे उसके गीतों की एक कड़ी ही बना देता तो मुझे उसके पास होने की समीपता और सानिध्य, उससे छूने का अवसर मिल पाता। तो इस प्रकार दोनों ही सुंदर है। तो अगर आपको चैप्टर की भावना, चैप्टर की फीलिंग समझ में आ गई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसके प्रश्न उत्तर भी बखूबी ही कर पाएंगे। बहुत सरल है, क्योंकि देखिए यहाँ नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाना, गुलाब क्या सोच रहा है, इससे संबंधित पंक्तियों को लिखना है। तो इसमें तो आपको वो वाली पंक्तियाँ ही लिखनी है
कि देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों को मैं भी जग को गीत सुनाता। कि नदी जब किनारों से कुछ कहते हुए बह जाती है तो गुलाब सोच रहा है कि यदि परमात्मा ने मुझे भी स्वर दिए होते ना, तो मैं भी क्या कर पाता कि पतझड़ के दिनों में जो मुझे वेदना होती है, कष्ट होती है, कि मेरी अनुपस्थिति रहती है, तो अगर मुझे भी विधाता स्वर देते तो मैं भी लोगों को बताता। वो वाली पंक्ति आपको लिखनी है कि देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। जब सूक गाता है तो सूकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तोता जब गाता है तो जो मादा तोता के मन जो है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है, प्रफुल्लित हो उठता है और वह उसके प्रेम में मग्न हो जाती है। और इस प्रक्रिया में उसके पंख क्या हो जाते हैं? फूले नहीं उठते हैं, फूल उठते हैं। प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। अब प्रथम छंद के अंदर नदी और गुलाब वाली बात है कि जब प्रथम छंद के तीसरा प्रश्न है कि जब प्रेमी गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है? तो जब प्रेमी गाता है तो प्रेमिका की इच्छा होती है कि वह अपनी प्रेमी के गीत की कड़ी ही क्यों बन जाती, तो उसकी समीपता उसे मिल पाती। प्रथम छंद के अंदर बताइए कि वर्णित प्रकृति का चित्रण करना है, तो प्रथम छंद के अंदर प्रकृति का चित्रण नदी और गुलाब के प्राकृतिक सौंदर्य को बताया है और नदी के तीव्र गति से बहने का चित्रण है और नदी के कलकल बह जाने से उसका जो विरह रूपी गीत है, पर्वत से अलग होने का जो गीत है, उसको तो वो उससे गा गा कर कलकल बह कर अपना मन हल्का कर लेती है और किनारों से ऐसा लग रहा है कि अपने मन की व्यथा बताते हुए वो बह रही है। जबकि दूसरी ओर गुलाब क्या है? खड़ा है, क्योंकि उसको विधाता ने स्वर नहीं दिए हैं। गुलाब भी पतझड़ के दुख को, पतझड़ के दिनों को, अपनी इच्छा को प्रकट करना चाह रहा है। इस छंद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और नदी और गुलाब के माध्यम से गीत और अगीत की व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार अगर बच्चों आपने प्रश्न उत्तर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपने तीनों पदों के भावों को समझ लिया है तो अपने विचारों को व्यक्त करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जहाँ पर भी आप पद से संबंधित कुछ लिखते हो वो सब कुछ सही होगा अगर आपने मेन फीलिंग समझ ली है चैप्टर की। प्रकृति के साथ पशु पक्षी के संबंध की व्याख्या कीजिए। प्रकृति के साथ पशु पक्षी के संबंधों की व्याख्या कीजिए। अब कविता में दूसरे छंद के अंदर देखो, सूक और सूकी के माध्यम से कवि ने प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंधों की व्याख्या की है कि जैसे मनुष्यों के अंदर भी संबंध होते हैं, माता पिता का, पुत्र पुत्री का, है ना, माता बेटे का, उसी तरीके से प्रकृति के अंदर भी संबंध होते हैं। जैसे सूक सूकी अपने अपने पति पत्नी के रूप में है। सूकी अपने बच्चों को सेक रही है, बच्चों की सुरक्षा कर रही है, वो माँ बेटे के रूप में है। तो जिस प्रकार हम मनुष्यों के अंदर संबंध है उसी प्रकार पशु पक्षियों के अंदर भी संबंध होते हैं। जैसे सूक सूकी एक घने पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रह रहे हैं। सूकी घोंसले में बैठकर अंडे को सुरक्षा करती है। सूक मधुर स्वर में गीत गाकर सूकी को आनंदित कर रहा है और सूक के स्वर पूरे वातावरण में गूंज रहा है और इस मधुर गूंज से प्रकृति बहुत ही मदमस्त हो रखी है और सूकी भी इसे फूली नहीं समा रही है। तो यहाँ पर प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का संबंध बताया गया है। मनुष्य को प्रकृति के किस रूप में आंदोलित करती है? मनुष्य को प्रकृति कई रूपों में आंदोलित करती है। जैसे एक और तो नदी का वेगवती रूप में बहना, गुलाब की सुंदरता, वृक्षों की घनी छांव और पशु पक्षियों का मधुर गायन। और दूसरी तरीके से पशु पक्षियों का जो प्रेम है, सूक सूकी जो है, वो मनुष्यों को हमेशा से ही आकर्षित करती हैं, है ना। प्रकृति हमें कई रूपों में आकर्षित करती हैं, कई रूपों में हमें आंदोलित करती है। आंदोलित का मतलब हो गया कि हमारे मन को क्या करती है? उद्वेलित करती है, मन को उद्वेलित करती है, कई रूपों में करती है। नदी जब बहती है उसके रूप में मैंने बताया भी था, जैसे पहाड़ अचल रूप में खड़ा है तो हमें भी डिटरमाइंड होने का संदेश देती है। तो प्रकृति की हर एक चीज़ में, अगर जैसे सूर्य है
तो सूर्य रोज़ निकलता है, रोज़ अस्त हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो क्या हो रही है, पृथ्वी है अपने एक्सिस पर, लेकिन हमें तो रोज़ सुबह सूरज दिख रहा है। मीन्स हमें भी रोज़ अपने नित्य कर्म को समय पर करना चाहिए। हमें टाइम की वैल्यू सिखाती है प्रकृति, पंक्चुअलिटी की वैल्यू सिखाती है, समय के पाबंद होने की वैल्यू सिखाती है। तो प्रकृति हमें कई रूपों में आंदोलित करती है, वो हमें कई रूपों में स्नेह, प्रेम और कई प्रकार की जीवन मूल्यों की शिक्षा भी देती है। सभी कुछ प्रकृति है, अगीत कुछ नहीं होता। कुछ अगीत भी होता है क्या, स्पष्ट कीजिए। ये आपकी समझ का प्रश्न है, आपको समझ कर बताना है कि सब कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता। क्या अगीत भी कुछ होता है? हाँ, अगीत भी कुछ होता है। जैसे हम बताते हैं कि संसार सुरमय है, शब्दमय है। संसार जो शब्दमय और सुरमय है, वहाँ गीत अवश्य है। लेकिन जहाँ शब्द नहीं है, सुर नहीं है, वहाँ गीत नहीं है, तो वहाँ अगीत तो निश्चित ही होगा, है ना। मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ शून्य तो अवश्य ही होगा। और क्या शून्य की वैल्यू नहीं होती, जीरो की वैल्यू नहीं होती, बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर कवि उसी जीरो को वैल्यू करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन यह गीत की ही पृष्ठभूमि है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि गीत शब्दों की मधुर अभिव्यक्ति है, अगीत उसके पूर्व की स्थिति है, जहाँ विचार मन के अंदर ही उमड़ते रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं। पर अगीत किसी भी क्षण गीत का रूप ले सकता है। कितनी अच्छी बात है कि अगीत कभी भी गीत का रूप ले सकता है और जीरो कभी भी मिलियंस का रूप ले सकता है, राइट। गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। अब गीत अगीत का केंद्रीय भाव, कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य को प्रस्तुत किया है, पशु पक्षियों के माध्यम से प्रेम का संदेश दिया है, प्रकृति के माध्यम से हमें प्रेम का संदेश दिया है, और नदी का बहाव, गुलाब का शांत रहना कवि के गीत की गूंज है। और जैसे कवि को सुख सुखी की प्राकृतिक चर्चा में गीत में बोल सुनाई देते हैं, पक्षियों में मानवीय राग के संकेत दिखते हैं। कवि ने इस कविता में नदी, गुलाब, सुख सुखी, पशुओं के आंतरिक संबंधों को गीत दिया है। तो प्रकृति और पशु पक्षी के बीच आल्हा गीत गाता हुआ ग्वाला अपनी प्रेमिका के लिए सच्चा प्रेमी है वो। और कवि इन तमाम बातों से हमें गीत और अगीत की तुलनात्मक सौंदर्य की दुविधा दे रहा है। दुविधा हमें कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है, हमें द्वंद्व दे रहा है कि गीत अधिक सुंदर है या अगीत सुंदर है। तो दोनों ही सुंदर है, क्योंकि गीत जो है वो अगीत जो है वो ही गीत का रूप लेता है। मतलब कोई भी गीत अगर सूक पहले कुछ गा रहा है तो उससे पहले ज़रूर उसके मन में कोई ना कोई अगीत बुना था, राइट। अगर प्रेमी कुछ गा रहा है, उसके गीत है, तो उससे पहले अगीत भी उसने बुना था। तो अगीत ही गीत का रूप लेते हैं। हमारे जो अंदर की जो मन के जो भाव होते हैं वो ही हमारे बाहरी सौंदर्य में दिखते हैं। तो दूसरे अर्थ में कवि हमें आंतरिक सौंदर्य को प्रतिपादित करने का संदेश देते हैं। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है। और यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो कि आपको सिंप्लीफाई करना है सेंटेंस को। जैसे तट पर एक गुलाब सोचता, एक गुलाब तट पर सोचता है, उसी प्रकार से यहाँ पर सिंप्लीफाई करने हैं आपको, सेंटेंस का सरलीकरण करना है। देते स्वर यदि मुझे विधाता स्वर देते। बैठा सूक उसी घनी डाली पर, उस घनी डाली पर एक सूक बैठा है। गूंज रहा सूक का स्वर वन में सूक का स्वर गूंज रहा है। हमें सिंप्लीफाई करना है सेंटेंस को। कवि ने तो अपने शब्दों को आगे पीछे करके सौंदर्य दिया है, हमें सरलीकरण करना है। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, मैं गीत की कड़ी क्यों नहीं बनी। सूखी बैठ अंडे है सहती, सूखी अंडों को बैठी हुई सेक रही है।
तो इस प्रकार से सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर शब्दार्थ है, और अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझ में आया है तो आपको शब्दार्थ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको चैप्टर सच में बहुत से समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे से बढ़ाएं, और इसी तरीके से आप हाफ ईयरली के बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें। ऑल द वेरी बेस्ट किड्स।